हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं रविकांत यादव अपने इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने चैप्टर नंबर 5 के 14 वीडियो आपको पहले दे दिए हैं। आज मैं वीडियो नंबर 15 लेकर आया हूँ आपके लिए इसी चैप्टर से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर 9 तक कैलकुलेट कर लिए हैं। आज प्रश्नावली 5.2 से पहले के इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 10 को देखेंगे। 10वां एग्जाम्पल है आपका निम्न समीकरण निकाय कैसे हैं। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। 10वां एग्जाम्पल है कि निम्न समीकरण निकाय कैसे हैं, यदि हल संभव हो तो क्रैमर नियम से हल ज्ञात कीजिए। समीकरण निकाय कैसे है का मतलब है कि समीकरण निकाय संगत है या असंगत है, इस चीज का हमें परीक्षण करना। ठीक है ना, और यदि उसका हल ज्ञात करना संभव होगा तो हम क्रैमर नियम से उसका हल ज्ञात करेंगे। चलिए भाई, मैं फर्स्ट पार्ट इसका कैलकुलेट करके बता रहा हूं। जो हमें दिया गया है कितना, 2x माइनस का 3y और इक्वल टू कितना है 3। अगला हमें दिया गया कितना 2x और प्लस का 3y इक्वल टू कितना दिया गया है 9। हमें इसको क्रैमर नियम से हल करना है। जब हमें इसे क्रैमर नियम से हल करना है, हम जानते हैं क्रैमर नियम से डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, क्योंकि ये दो चर वाला है तो इन सब के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम डेल्टा का मान निकालेंगे। डेल्टा क्या होता है, x y के गुणांकों से मिलकर बनने वाला साइड, x y के गुणांकों से मिलकर बनने वाला साइड एक, यानी 2 और 3। अब हम इसका मान निकालेंगे। 3 का गुणा इधर करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो -6 आएगा, जो +6 हो जाएगा, अर्थात 12 आ जाएगा। अब हम मान निकालेंगे डेल्टा 1 का। डेल्टा 1 क्या होता है हमारे पास, यदि इस कांस्टेंट संख्याओं को कॉलम नंबर 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो आपको डेल्टा 1 मिल जाएगा। कितना आ जाएगा 3 और 9, या माइनस का 3 और 3। ठीक है ना, मैंने क्या किया कि कांस्टेंट संख्याएं जो थी उनको कॉलम नंबर 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया। चलिए भाई, इसका मान निकालते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 9, और 9 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 27 आएगा, जो प्लस का 27 हो जाएगा, बराबर 37। अब हम निकालेंगे यहाँ से डेल्टा 1, डेल्टा 2 को। ठीक है ना, डेल्टा 2 का प्राप्त होगा जब इन कांस्टेंट संख्याओं को इसमें साइड एक में कॉलम नंबर 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे। रखेंगे भाई, 2 और 2 तो लिखा जाएगा, यहाँ 3 और 9 आ जाएगा। इसे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे। इसका गुणा इधर करेंगे तो 18, माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6, बराबर कितना आ जाएगा 12। ध्यान देंगे भाई सभी बच्चे, जब मैंने डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 सबके मान ज्ञात कर दिए तो अब हम यहां से हल की प्रकृति ज्ञात करेंगे, क्योंकि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 12 है और इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा का मान 12 है, अतः समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा और इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि डेल्टा का मान हमारा 0 के बराबर नहीं है। कंडीशन होती है कि यदि डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो समीकरण निकाय संगत होता है और उसका एक अद्वितीय हल होता है। तो लिख देंगे अतः निकाय संगत है और इसका अद्वितीय हल है। कैसा हल है भाई, अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो हम अद्वितीय हल को ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे तो डेल्टा बराबर डेल्टा से ज्ञात होगा। डेल्टा 1 का मान 36 और डेल्टा का मान हमारे पास कितना है 12। 12 का भाग अगर जो हम इसमें दे दें कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब हम y का मान निकालेंगे तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा से निकाला जाएगा। डेल्टा 2 का मान 12 है और डेल्टा का मान भी 12 है, कितना आ जाएगा 1। अतः हम यहाँ से लिखना चाहें तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। यही दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का हल होगा। ठीक है ना, ये क्रैमर नियम आपको पढ़ाया जा चुका है। यहां हमें केवल हल की प्रकृति तथा
क्रैमर नियम से उसका हल ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर लिया। चलिए भाई इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दूसरा भाग। चलिए भाई इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, x प्लस 2y बराबर 5, और दूसरा हमें दिया गया है समीकरण 2x प्लस 4y बराबर दिया गया है 10। हमसे ये कहा गया है कि ये समीकरण निकाय कैसा है, पहले तो ये पता करना है संगत है या असंगत है, और उसके बाद यदि ये संगत है और इसका हल ज्ञात करना संभव है तो इसे क्रैमर नियम से हल करना। ठीक है, चलिए भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेल्टा ज्ञात करेंगे। डेल्टा क्या होगा हमारा, x y के गुणांकों से मिलकर बनने वाला साइड, इसे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब हम डेल्टा वन ज्ञात करेंगे। डेल्टा वन क्या होगा, जब इन कांस्टेंट संख्याओं को कॉलम नंबर 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हैं। कॉलम नंबर 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे तो 5 10, यहाँ कितना आ जाएगा 2 और 4। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब हम डेल्टा 2 निकालेंगे। डेल्टा 2 क्या होगा, जब इन कांस्टेंट संख्याओं को कॉलम नंबर 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे तब बनने वाला साइड डेल्टा 2 कहलाएगा। रखेंगे भाई 5 और कितना आ जाएगा 10। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब आप जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू 0 तथा डेल्टा 1 बराबर है जिसके डेल्टा 2 बराबर है 0, अतः तब समीकरण निकाय कैसा होगा भाई। एक कंडीशन मैंने आपको लिखाई है कि जब डेल्टा का मान 0 होता है तब हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को चेक करते हैं, और यदि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों ही 0 के बराबर हैं तब समीकरण निकाय हमारा संगत होता है और उसके अनेक हल होते हैं। तब समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा तथा अनेक हल होंगे। ठीक है ना, इसके कितने हल होंगे भाई, अनेक हल होंगे। अब जब इसके अनेक हल हैं तो अब हम इसके अनेक हल ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां अनेक हल ज्ञात करने की प्रक्रिया है, हम इन दोनों चरों में से किसी एक चर के बराबर कोई कांस्टेंट संख्या माना y इक्वल टू के किसी एक समीकरण में रखेंगे। x प्लस 2k इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, और x इक्वल टू निकालेंगे तो 5 माइनस का 2k, यही x और y के मान है। जब y का मान k होगा तो x का मान 5 माइनस 2k हो जाएगा। ठीक है ना, यह है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय असंगत है तथा इसका हल संभव नहीं है। देखिए पहले तो हम इस पे चर्चा कर लें, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी 3 चर वाला रैखिक समीकरण निकाय असंगत होता है तब जब डेल्टा का मान 0 होता है, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इन तीनों में से कोई 1, 2 या तीनों 0 के बराबर ना हो तो रैखिक समीकरण निकाय असंगत होता है। तीसरी शर्त मैंने आपको लिखाई है, ठीक है ना। तो जो रैखिक समीकरण निकाय हमें दिया गया है, पहले तो हम उसको नोट करेंगे। कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। पहला समीकरण 2, समीकरण नंबर 2 दिया है, पहला दिया है हमें
आगे हमें दिया गया कितना x प्लस 2y और प्लस का कितना है हमारे पास 3z बराबर कितना है हमारे पास 5। अगला समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 4z, तो 2x प्लस 3y और प्लस का 4z बराबर है हमारे पास कितना 11। ये समीकरण नंबर 3। हमें क्या करना है कि ये सत्यापित करके बताना है कि ये रैखिक समीकरण का है असंगत है और इसका कोई हल नहीं है। ठीक है ना, हल करेंगे भाई हम यहां से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि डेल्टा का मान ज्ञात करूंगा। डेल्टा कौन सा साइड होगा, एक्स वाई जेड के गुणांकों से मिलकर बनने वाला साइड 1 1 और 1, फिर कितना आएगा 1 2 और 3, फिर कितना आएगा 2 3 और 4। ठीक है भाई, अब मैं इसका मान ज्ञात करूंगा तो R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे। पहला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अगला एलिमेंट माइनस से खोला जाएगा, ये कैंसिल, ये इसका गुणा इधर करेंगे तो 4 माइनस 2 का गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6। अगला एलिमेंट फिर प्लस से खोला जाएगा, ये कैंसिल, ये इसका गुणा इधर करेंगे तो 3 और माइनस कितना आ जाएगा 4। यदि मैं इसे कंप्लीट कैलकुलेट करूं तो -1 यहां से, -2 यहां से और -1 यहां से कंप्लीट हो जाएगा 0। चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे, यहां से डेल्टा 1 का मान निकालेंगे। डेल्टा 1 हमें कब मिलेगा, जब इन कांस्टेंट संख्याओं को कॉलम नंबर 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो 2 5 और 11 कितना आएगा 1 2 और 3, आगे 1 3 और कितना आ जाएगा 4। मैं इसका भी मान ज्ञात करूंगा। कैसे ज्ञात होगा, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो 2 कोष्टक में ये कैंसिल और ये इसका गुणा इधर करेंगे तो 8 और माइनस का 9। अगला एलिमेंट माइनस से खोला जाएगा तो -1, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका गुणा इधर करेंगे तो 20 और माइनस का कितना आ जाएगा 33। अगला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा तो 1 है, संगत रो और संगत कॉलम का दमन करेंगे तो 15 माइनस का कितना हो जाएगा 22, तो 15 माइनस कितना आ जाएगा 22। इसका आंसर कंप्लीट आंसर निकालेंगे भाई। यहाँ -1 आएगा, इसके साथ गुणा करेगा तो -2, यहाँ माइनस का 13 आएगा, इसके साथ गुणा करेगा तो प्लस का 13, यहाँ माइनस का 7 आएगा और इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस का 7, -7 और माइनस का कितना है हमारे पास 2, यानी माइनस का 9 हो जाएगा। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, तो इज नॉट इक्वल है इसके 0 के। चलिए भाई, अब हम डेल्टा 2 को कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा 2 क्या होगा, कौन सा साइड होगा, जब इसी कांस्टेंट संख्याओं को कॉलम नंबर 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो बनने वाला साइड एक हमारा डेल्टा 2 होगा। 1 1 और कितना आ जाएगा 2, कांस्टेंट संख्याएं कॉलम नंबर 2 के स्थान पे लिखेंगे, कितना आएगा भाई हमारे पास 2 5 और 11। तो कॉलम नंबर 3 हमारा जैसा भी है वैसे लिख देंगे, ध्यान देंगे 1 3 और कितना आ जाएगा 4। मैं इसका आंसर ज्ञात करेंगे। अब R1 के सापेक्ष इसका भी प्रसार करेंगे, 1 कोष्टक में ये कैंसिल, ये इसका गुणा इधर करेंगे तो 20 माइनस कितना आ जाएगा 33। अगला एलिमेंट माइनस से बोला जाएगा तो -2, ये कैंसिल और ये 4 माइनस का 6। अगला एलिमेंट प्लस से बोला जाएगा जो 1 है, ध्यान देंगे, ये कैंसिल, ये 11 माइनस का 10 बराबर कितना आएगा माइनस का 13 यहां से, प्लस का 4 यहां से और 1 यहां से। जरा ध्यान दीजिए, माइनस का 13 प्लस का 4 और प्लस का 1 कितना आ गया 5, अर्थात कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 1। इसका मान कितना आ जाएगा -1, जो इज नॉट इक्वल है इसके 0 के। मैंने डेल्टा 2 का मान निकाल लिया। अब हम डेल्टा 3 का मान कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा 3 कौन सा साइड होगा, जब इन कांस्टेंट संख्याओं को कॉलम नंबर 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो बनने वाला साइड डेल्टा 3 होगा। सबसे पहले कॉलम को जैसा दिया गया है वैसा लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम को जैसा दिया गया है वैसा लिखेंगे और इन कांस्टेंट संख्याओं को कॉलम नंबर 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे। 5 और 11 कंप्लीट हल करेंगे इसको। मैं R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करूंगा, 1 कोष्टक में संगत रो और संगत कॉलम का नंबर हो जाएगा। 11 का गुणा 2 से करेंगे तो 22, माइनस 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15। अगला एलिमेंट माइनस से बोला जाएगा तो -1, ये कैंसिल, ये 11 माइनस कितना हो जाएगा 10, 11 माइनस का 10। अगला एलिमेंट प्लस से बोला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, ये कैंसिल, ये इसका गुणाया माइनस इसका गुणाया 3 माइनस कितना हो जाएगा 4। जब मैं इसका कंप्लीट आंसर निकालूंगा कैलकुलेट करके
तो इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा हमारे पास 4, जो इज नॉट इक्वल है किसके 0। अब आप देख सकते हैं कि डेल्टा का मान 0 के बराबर है, लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये तीनों साइड 0 के बराबर नहीं है, इनका मान 0 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय कैसा है, असंगत है और इसका कोई भी हल नहीं होगा। हम यहां लिखेंगे क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू 0 तथा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल फॉर 0। अतः समीकरण निकाय असंगत है और इसका कोई हल नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कंडीशन हमारे पास है कौन सी वाली, तीसरी वाली। जब डेल्टा का मान 0 होता है, डेल्टा 1 तथा डेल्टा 2 का मान 0 के बराबर नहीं, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इन तीनों में से कोई 1, 2 या तीनों 0 के बराबर नहीं होते हैं, तो निश्चित है कि समीकरण निकाय असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब अगले एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। ध्यान देंगे भाई, एग्जाम्पल नंबर 12 हमें दिया गया है, यहां भी एक रैखिक समीकरण निकाय दिया है 3 चर वाला, और हमें इससे क्रैमर नियम से हल करवाया गया। क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 9, ठीक है ना। फिर 2x प्लस 5y प्लस 7z बराबर दिया गया है 52, 2x प्लस का 5y और प्लस का 7z इक्वल टू दिया गया है कितना 52। आगे और हल करेंगे तो कितना दिया है, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, 2x प्लस वाई और माइनस जेड इक्वल टू हमें दिया गया 0। इस समीकरण निकाय को हमें क्रैमर नियम से हल करना है, यानी साइडिक विधि से हल करना है, क्योंकि दिया गया रैखिक समीकरण निकाय 3 चर वाला है। निश्चित है कि यहाँ डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 के मान ज्ञात करने पड़ेंगे, और जब हम इन सब के मान निकाल लेंगे तो फिर हम बड़े आसानी से क्रैमर नियम से इसको हल कर लेंगे। चलिए भाई, सबसे पहले मैं डेल्टा का मान निकालूंगा, जो x, y, z के गुणांकों से मिलकर बनने वाला साइडिक होगा। कितना आ जाएगा, 2, 5 और 7, 2, 1 और -1। मैं R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करूंगा, 1 कोष्टक में ये कैंसिल, ये इसका गुणा इधर करेंगे तो -5, माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो 7। अगला एलिमेंट माइनस से खोला जाएगा, ये कैंसिल और ये इसका गुणा इधर करेंगे तो -2, माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो 14। अगला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा, ये कैंसिल और ये, ठीक है, इसका गुणा इधर करेंगे तो 2 और माइनस कितना आ जाएगा 10। जब हम इसे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा का मान हमें मिल जाएगा -4, ठीक है ना, जो इज नॉट इक्वल है किसके 0 के। जब अब आप यही समझ लीजिए कि जब डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है तो निश्चित है कि रैखिक समीकरण निकाय संगत होगा और इसका एक अद्वितीय हल होगा। पहली ही कंडीशन में लिखा है कि जब डेल्टा इज नॉट इक्वल फॉर 0। दूसरी या तीसरी कंडीशन पे हम लोग तब जाएंगे जब डेल्टा का मान 0 के बराबर होगा। जब पहली कंडीशन फॉलो हो गई, यानी डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है, तो निश्चित है कि रैखिक समीकरण निकाय हमारा संगत है और इसका एक अद्वितीय हल होगा। वही हल हमसे पूछा गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा 1 को कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा 1 कौन सा साइडिक होगा, जब इन कांस्टेंट संख्याओं को कॉलम नंबर फर्स्ट के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो बनने वाला साइडिक डेल्टा 1 कहलाएगा। कितना आ जाएगा, 9, 52, ठीक है ना, 52 और फिर कितना आएगा 0। शेष साइडिक जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, 1, 7 और -1। मैं इसका मान निकालूंगा, R1 के सापेक्ष इसका भी प्रसार करेंगे, ये कैंसिल, ये इसका गुणा इधर करेंगे तो -5, माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो 7। अगला एलिमेंट माइनस से खोला जाएगा, ये कैंसिल और ये इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 52 और माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। आगे अगला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा,
तो ये कैंसिल और ये इसका गुणा इधर करेंगे तो 52 आ जाएगा, और 0 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। जब मैं इसे कंप्लीट कैलकुलेट करके लिखूंगा तो डेल्टा 1 का मान हमें मिल जाएगा -4। ठीक है भाई। आगे अब हम डेल्टा 2 का मान निकालेंगे। डेल्टा 2 क्या होगा, ये भी एक साइडिक होगा। कब बनेगा, जब इन कांस्टेंट संख्याओं को कॉलम नंबर 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे। 1, 2 और 2 कॉलम नंबर 2 के स्थान पे ये कांस्टेंट संख्याएं आएगी। शेष जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा। आगे अगर जो मैं यहाँ करूँ R1 के सापेक्ष में इसका भी विचार करूंगा, पहला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा, ये कैंसिल, ये इसका गुणा इधर करेंगे तो 52 माइनस का माइनस कितना आ जाएगा 0। अगला एलिमेंट माइनस से खोला जाएगा 9 है, ये कैंसिल और ये इसका गुणा इधर करेंगे तो -2 और माइनस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। अगला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा जो 1 है, ये कैंसिल, ये इसका गुणा इधर करेंगे तो 0 माइनस 52 का गुणा 2 से करेंगे तो 104। जब मैं इसको कंप्लीट कैलकुलेट करके इसका आंसर लिखूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा भाई -12। ठीक है, आगे हल करेंगे। अब आप इसको हल कर लीजिएगा, -12 ही आएगा। अब मैं डेल्टा 3 का मान निकालूंगा। डेल्टा 3 कौन सा साइड होगा, जब इन कांस्टेंट संख्याओं को इस डेल्टा में कॉलम नंबर 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो बनने वाला साइड डेल्टा 3 होगा। 1, 2 और 2, 1, 5 और कितना आएगा 1, और इस कॉलम नंबर 3 के स्थान पर ये कांस्टेंट संख्या है यानी 9, 52 और 0। हल करेंगे। R1 के सापेक्ष भाई इसका भी विचार करेंगे। 1 कोष्टक में ये कैंसिल, ये इसका गुणा इधर करेंगे तो 0 माइनस का 52। आगे हल करेंगे, दूसरा एलिमेंट के माइनस से खोला जाएगा, ये कैंसिल और ये यानी 0 माइनस का 104। अगला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा जो 9 है। ठीक है ना, ये कैंसिल, ये इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास -20। ठीक है ना, ये मैंने क्या किया, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का मान निकाल लिया। अब हम इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समीकरण निकाय संगत है और इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो अब हम इसका हल निकालेंगे। हल निकालेंगे तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 का मान कितना है -4, और डेल्टा का मान कितना है -4 बराबर आ जाएगा 1, यानी x का मान मिल गया। अब हम y का मान निकालेंगे, वो क्या होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 2 का मान कितना है हमारे पास -12 है, और डेल्टा का मान -4 बराबर कितना आ जाएगा 3। चलिए भाई y का मान मिल गया। अब हम z का मान निकालेंगे। z का मान निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 3 का मान कितना है हमारे पास -20, और डेल्टा का मान -4। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अतः हम कह सकते हैं कि इस रैखिक समीकरण निकाय का हल x = 1, y = 3 और z = 5 होगा। ठीक है भाई, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको अगले एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।